हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर में क्यों यूज होता है। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ट्रांसफार्मर के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करता है और जो ट्रांसफार्मर में इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस होता है उनको इजी वे में मैथमेटिकली फॉर्म में कैलकुलेट करता है। कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर की जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसको हम इजी वे में मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट सर्किट में हम रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड में या फिर सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम शो हो रहा है, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो कुछ रेजिस्टेंस है उसको हमने इस तरह से शो किया है R1 से, और इसका जो रिएक्टेंस है उसको हमने X1 से शो किया है। इसी तरह से ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस को R2 से और रिएक्टेंस को X2 से शो किया है। इक्विवेलेंट सर्किट में हम सबसे पहले रेजिस्टेंस को रेफर करेंगे, चाहे वो प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड। इसको रेफर करने से पहले हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो कॉपर लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो ट्रांसफर करने पर भी इक्वल रहने चाहिए। क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें अगर हमारे पास में कॉपर लॉस यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो सेकेंडरी साइड में अगर हम ट्रांसफार्मर के रेजिस्टेंस को रेफर करें तो सेकेंडरी में भी जो कॉपर लॉस है वो इक्वल रहना चाहिए। बट होता क्या है कि अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट में रेजिस्टेंस को डायरेक्टली रेफर कर दें तो कॉपर लॉस जो होते हैं वो इक्वल नहीं रह पाते। क्या होते हैं? कॉपर लॉस इक्वल नहीं रह पाते। तो हमें क्या करना है? कॉपर लॉस को हमेशा इक्वल रखना है, ये देखकर ही हमें ट्रांसफर करना है। तो इस कंडीशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को रेफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड में या सेकेंडरी साइड में। ठीक है, तो जो प्राइमरी साइड में, अब देखो यहाँ देखिए कि ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 2 ओम। ये अज्यूम किया हमने। ठीक है, प्राइमरी साइड की जो करंट है वो 2 एम्पियर है एंड सेकेंडरी साइड की जो करंट है I2 वो 10 एम्पियर है। अब प्राइमरी साइड में जो कॉपर लॉस है, ये प्राइमरी साइड है, इसका कॉपर लॉस निकालेंगे तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। तो प्राइमरी साइड का अगर हम कॉपर लॉस निकालें तो I कितना है? 2 एम्पियर। तो I स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2 का स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस कितना? 5 ओम। तो रेजिस्टेंस की जगह लिख देंगे 5 ओम। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 20 वोल्ट। तो प्राइमरी साइड जो कॉपर लॉस होगा वो कितना होगा? 20 वोल्ट। इसी तरह से हम सेकेंडरी साइड में देखेंगे, सेकेंडरी साइड का जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा? I²R। ये कौन सी आई है? सेकेंडरी साइड की यानी I2 है। तो यहाँ I2 की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस है यहाँ पर 2 ओम, तो इस R की जगह लिख देंगे 2। तो 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 2 यानी 200 वोल्ट। तो कॉपर लॉस जो है सेकेंडरी साइड में वो होगा 200 वोल्ट एंड प्राइमरी साइड में जो कॉपर लॉस होगा वो होगा 20 वोल्ट। तो अगर हम प्राइमरी साइड की जो 5 ओम रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड रेफर करते हैं तब भी हमारा जो कॉपर लॉस कितना होना चाहिए? 20 वोल्ट ही होना चाहिए। किसके अक्रॉस? इस 5 ओम के अक्रॉस। और अगर सेकेंडरी साइड का जो रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, इसको अगर हम प्राइमरी साइड में रेफर करते हैं, इधर रेफर करते हैं, तब भी यहाँ का सेकेंडरी साइड का जो कॉपर लॉस है 200 वोल्ट वो सेम रहना चाहिए, यानी चेंज नहीं होना चाहिए। ये ही इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड, यानी पहले से देखिए कि ये प्राइमरी साइड, ये ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी रेजिस्टेंस है 5 ओम और सेकेंडरी रेजिस्टेंस है 2 ओम।
हम क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस को, ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, इसको रेफर कर रहे हैं किधर, सेकेंडरी साइड में। अगेन रिपीट करती हूँ, प्राइमरी साइड का जो रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसको हम कहाँ रेफर्ड करें, सेकेंडरी साइड में। यानी यहाँ का रेजिस्टेंस कहाँ चला गया, सेकेंडरी साइड में, यहाँ पर आ जाएगा 5 ओम। तो क्या बोल रहे हैं, when equivalent circuit यानी resistance should be referred to the secondary side, then copper loss in the primary should be equal to that in secondary। कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी पर इसको रेफर कर रहे हैं, तब इस कंडीशन में जो कॉपर लॉस है वो हमारा इक्वल होना चाहिए सेकेंडरी साइड में। कितना था इधर, देखिए कितना था प्राइमरी साइड में, 20 वोल्ट था। तो अगर हमने इसको सेकेंडरी साइड में रेफर कर दिया तो भी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट होना चाहिए। अब कैसे होगा ये देखते हैं। 20 वोल्ट ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको हम, ये तो हमने वैसे बता रखा है समझाने के लिए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। देखिए ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ रेजिस्टेंस ले रहे हैं केवल। ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, ये सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है। ये जो है ये हमने पढ़ा था नो लोड की कंडीशन में कि यहाँ पे आई नोट करंट फ्लो होती है, आर नोट एक्स नोट। ये क्या है, नो लोड रेजिस्टेंस है, नो लोड रिएक्टेंस। लेकिन इसको क्या हम नेगलेक्ट मानते हैं, क्यों मानते हैं नेगलेक्ट, क्योंकि इसमें जो नो लोड करंट जो होती है वो फुल लोड के 3 to 5% यहाँ पे इस सर्किट में फ्लो होती है, इसलिए इसे हम नेगलेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पे जो मेन है हमारा R1 एंड R2। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक हमने भेजा तो कॉपर लॉस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को यूज करते हैं सो दैट वी कैन गेट द कॉपर लॉस, ताकि हम क्या कर सकते हैं, कॉपर लॉस को जो पहले था वो ही हम हमें मिल जाए। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी साइड, लेट अस कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप पीछे वाली वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी उसे आप जाकर जरूर देखिए, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, टर्न रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम कैसे डिनोट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, करंट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो ये होता है N2 अपॉन N1 एंड सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन N1, V2 अपॉन V1 एंड I1 अपॉन I2। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें। तो अब देखिए हमने यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया। पहले वाला जो R2 था वो 2 ओम था और R1 जो है 5 ओम है। अब आप कॉपर लॉस निकाल के देखिए इसका। सेकेंडरी साइड का कॉपर लॉस हमने निकाला था, यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट कितनी है, 10 एम्पियर। तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाला रेजिस्टेंस 2, तो ये 200 वोल्ट आया था। इसी तरह से जब हमने पहले निकाला था R का, इस R1 जब यहाँ पर था तब हमारा कॉपर लॉस था, यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एंड 20 वोल्ट। अब जब हमने इसको इधर रेफर कर दिया है तब इसका कौन R1, यहाँ पे R1 के अक्रॉस कॉपर लॉस कितना होगा, तो कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफर रेजिस्टेंस, ये जो ट्रांसफर किया रेजिस्टेंस उसका कॉपर लॉस कितना होगा। अब देखिए प्राइमरी साइड में तो 2 एम्पियर करंट था, सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो जब 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे I स्क्वायर R लिखना है। तो यहाँ पे अभी जब हमने R1 को सेकेंडरी साइड में रेफर कर दिया तो यहाँ पे जो फ्लो होने वाली करंट कौन सी, 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, कितना मल्टीप्लाई 5, तो 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 5 यानी 500 वोल्ट। अब आप बताइए यहाँ पे कॉपर लॉस हो रहा था 20 वोल्ट, सेकेंडरी साइड में हमने भेज दिया तो यहाँ हो गया 500 वोल्ट। तो ये क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, नो इट्स नॉट इक्वल। तो ये तो 20 वोल्ट है और ये तो बहुत ज्यादा है 500 वोल्ट। तो हमें तो उतना ही चाहिए जितना कि प्राइमरी साइड में है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 500, तो इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो करंट है वो तो है 10 एम्पियर, तो करंट तो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, तो बाकी बचा क्या, रेजिस्टेंस। तो हम इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, करंट को तो चेंज कर नहीं सकते, करंट तो सेम फ्लो होगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितना रखना है उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज करते हैं। तो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताती हूँ मैं कि हमें क्या करना है, न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की फाइंड आउट करनी है।
यानी रेजिस्टेंस की हमें नई वैल्यू चाहिए, तो नई वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम R1 जो यहाँ उसको हम R1 डैश से डिनोट करेंगे। सबसे पहले कि जहां से हमने इसको उठाया है, कहाँ से उठाया, प्राइमरी साइड से, तो प्राइमरी साइड में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1, तो कहाँ ले जा रहे हैं, सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2, तो जहां से लेके गए हैं सबसे पहले वो वाली करंट लिखेंगे I1, उसके ऊपर लिखेंगे दूसरा जहां पर हमने इसको पहुंचाया I2। कॉपर लॉस का फॉर्मूला पता है, I2R होता है, तो I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर डॉट R1 कौन सा, जो हमने यहाँ से इसको रेफर किया, ठीक है, R1, तो ये 5 हो जाएगा। तो I1 कितनी है 2, I2 कितनी है 10, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस 5, ठीक है। तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 1 2 2 5 जा 10 5 1/5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो ये आएगा हमारे पास 0.2 ओम। कितना आया 0.2 ओम, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास में 0.2 ओम। अब कॉपर लॉस निकालेंगे, यहाँ की कितनी करंट है, यहाँ पे करंट कितनी है 10 एम्पियर, 10 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कौन सा, नया रेजिस्टेंस कितना है हमारे 0.2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.2, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 मल्टीप्लाइज 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 वोल्ट। सिमिलर हो गया, जितना प्राइमरी साइड में था उतना ही हमारे सेकेंडरी साइड में आ गया। तो सेकेंडरी साइड में लाने के लिए हमने क्या किया कि आर की जो वैल्यू है हमें नई वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें 5 नहीं चाहिए, उसकी जगह हमें क्या चाहिए 0.2 ओम चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम किससे चेंज कर देंगे 0.2 ओम से, क्योंकि करंट तो हम चेंज नहीं कर सकते, करंट तो क्या कर सकते हैं हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अब जो न्यू रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे R2 तो सेम रहेगा 2 ओम, और जो न्यू वैल्यू आ जाएगी R1 की वो कितनी आ जाएगी 0.2। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें प्राइमरी साइड की कॉपर लॉस और सेकेंडरी साइड की कॉपर लॉस जो था उसको सेम रखने के लिए। ये इक्विवेलेंट सर्किट की इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब भी हम किसी भी रेजिस्टेंस को या रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड या सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में रेफर करते हैं तो कॉपर लॉस जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का यूज करके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की न्यू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर जब वैल्यू फाइंड आउट हो गई फिर हम कॉपर लॉस के फॉर्मूले में इसको पुट करके देख सकते हैं कि हमारा जो कॉपर लॉस हो रहा है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए अब हमने यहाँ देख लिया कि जब हमने यहाँ पर देखिए R1 की जगह फिर हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया R1 डैश, क्या पुट कर दिया R1 डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 0.2 ओम, कितनी थी 0.2 ओम, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो कॉपर लॉस था प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड में इसको रेफर करने पर वो सेम हो गया। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा अब सेकेंडरी साइड में वो कितना हो गया, उसको हम R02 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो R2 तो जो था वो एज इट इज रह जाएगा, और जो R1 है उसकी जगह न्यू वैल्यू कौन सी हो गई R1 डैश। तो आपको पूछे कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड तो वो होगा R02 R2 प्लस R1 का डैश। ये हमारा मेन फॉर्मूला पुटअप हो गया। तो आपको ये सारी कैलकुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो R02 है या R02 है वो कितना होगा R2 प्लस R1 का डैश, ठीक है। अब हम कर रहे हैं जो सेकेंडरी साइड है उसका रेजिस्टेंस है उसको प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हैं, यानी जो R2 का जो 2 ओम है ये 2 ओम को हम कहाँ रेफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड में, कहाँ रेफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड में। देखिए यहाँ से जो R2 है उसको हम कहाँ रेफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड में। तो देखिए ये हमारा मेन सर्किट है ट्रांसफार्मर का, सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को हमने कहाँ रेफर कर दिया प्राइमरी साइड में 2 ओम। तो हमने देखा था कि जो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है कितना था, पहले कॉपर लॉस कितना था सेकेंडरी साइड में 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 यानी 200 वोल्ट था। अब जब हमने इसको प्राइमरी साइड में इसको सेंड कर दिया रेफर कर दिया 2 ओम को, तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2R, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 का स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस हमने कौन सा रेफर किया था प्राइमरी साइड में 2 ओम, कौन सा किया था 2 ओम। तो ये 2 ओम को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो आप बताइए सेकेंडरी साइड में हमारे पास में कॉपर लॉस कितना था 200 वोल्ट, कितना था 200 वोल्ट। अब
जब हमने इसको रेफर कर दिया प्राइमरी साइड में और हमें इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, तब यहाँ पे कितना कॉपर लॉस हो रहा है, 8 वोट। तो ये क्या हो रहा है, कॉपर लॉस में चेंज हो गया। अगर कॉपर लॉस के अगर चेंज हो गया तो इसकी क्या ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी वगैरह सब कुछ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज रेगुलेशन सब चेंज हो जाएंगे। इस कंडीशन में हम क्या करना है कि कॉपर लॉस जितना सेकेंडरी साइड हो रहा था 200 वोट, हमें प्राइमरी में भी उतना ही मिलना चाहिए कि कॉपर लॉस 200 वोट ही मिलना चाहिए। नहीं तो हमारी जो सारी जो कैलकुलेशन है इफिशियंसी वोल्टेज रेगुलेशन वो सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसकी इफिशियंसी भी हमें एक्यूरेट पता नहीं चलेगी, वोल्टेज रेगुलेशन भी एक्यूरेट पता नहीं चलेगा कि कितना हो रहा है ट्रांसफॉर्मर में। तो हम क्या करेंगे अब कि इस 2 ओम की जगह हम कौन सा रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन सी रखें कि हमें 200 वोट फाइंड आउट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की न्यू वैल्यू को जिसे हम R2 डैश बोलेंगे वो फाइंड आउट करेंगे। तो R2 डैश, अब हमने बताया था कि जो करंट जहां से रेफर्ड कर रहे हैं उस वाली करंट को हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो रेफर कहाँ से कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड से। कहाँ से रेफर कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड से। तो यहाँ पे कौन सी करंट है, I2। कौन सी करंट है, I2। तो I2 का कितनी है, 10 एम्पियर। 10 किधर जा रहा है, I1 की तरफ। यहाँ पे कौन सी करंट होगी, I1 करंट। प्राइमरी साइड में कौन सी करंट है, I1 करंट। यहाँ पे लिख दिया 2। तो I का स्क्वायर मल्टीप्लाई जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो यहाँ पे लिख दिया 2 ओम। तो 10 का स्क्वायर 2 5 जा 10, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 ओम। कितना आएगा, 50 ओम। अब जब यहाँ पर हम 2 ओम की जगह कितना रखेंगे, 50 ओम रखने पर तो कॉपर लॉस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर। तो आई कितना हो गई, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 50 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 50 यानी 200 वोट। तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस आ गया वो इक्वल आ गया, जो हमारे यहाँ पे 200 वोट था। और यहाँ पे जब मैं न्यू रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के बाद, R2 डैश को फाइंड आउट करने के बाद में जो हमारा कॉपर लॉस आया है वो भी कितना आया, 200 वोट। तो ये दोनों सेम आ गए। तो न्यू वैल्यू कितनी हो गई रेजिस्टेंस की, R2 डैश, R2 की न्यू वैल्यू कितनी हो गई, R2 डैश कितनी, 50 ओम। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 50 ओम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी जो न्यू वैल्यू हुई R2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, R2 डैश। क्या पुट करेंगे, R2 डैश। यहाँ पे 2 ओम नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे R2 डैश। जब भी सेकेंडरी से प्राइमरी पर रेजिस्टेंस जाएगा तो उस R2 की एक्चुअल वैल्यू नहीं लिख के जो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू है निकाली हमने, फाइंड आउट करी है, वो हम लिखेंगे। तो सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड इज, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ पे, तो उसको हम डिनोट करेंगे R01 से। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R01 इक्वल टू जो प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस R1 और जो हमने न्यू रेजिस्टेंस निकाला है R2 डैश, कितना आया, R01 इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है हमेशा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम में इतने सारे कैलकुलेशन आप सोल्व नहीं करोगे। तो हमेशा ये फॉर्मूला याद करना है कि R01 जो होता है वो R1 प्लस R2 डैश होता है। और अगर हम सेकेंडरी साइड में रेफर करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, R02 इक्वल टू ये R2 तो एज इट इज रहेगा और R1 डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 प्लस R1 डैश अगर सेकेंडरी साइड की बात करें तो। ये फॉर्मूले हमेशा आपको लर्न करने हैं। अब हमने बात कर ली थी रेजिस्टेंस की और रिएक्टेंस की, ठीक है। इसी तरह से हम, जैसे हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया था R1 डैश एंड R2 डैश, उसी तरह से हमें रिएक्टेंस को भी फाइंड आउट करना है। अब सेकेंडरी रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी साइड, यहाँ से सेकेंडरी से हमने कहाँ पर रेफर किया है, प्राइमरी साइड रेफर किया, किसको, X2 को। तो वही सिमिलर मेथड है। तो हमें जो X2 को जब हम प्राइमरी साइड में रेफर कर देंगे तो यहाँ पर प्राइमरी साइड में जो वैल्यू आएगी वो X2 डैश होगी, X2 डैश होगी। तो वो क्या होगा, यहाँ की जो करंट क्या होगी, I2 अपॉन I1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय X2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और I2 अपॉन I1 जो होता है ये क्या होता है, I1 अपॉन I2 तो क्या होता है, बट यहाँ पे क्या I2 अपॉन I1, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर। अगर I1 अपॉन I2 होता तो यहाँ पे क्या होता, मल्टीप्लाई में K स्क्वायर होता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये रिवर्स है, रिवर्स होता 1 अपॉन के हो जाएगा, 1 अपॉन के, तो X2 अपॉन के का स्क्वायर, ठीक है। ये सिमिलर है, जब हम सेकेंडरी साइड से रेजिस्टेंस को
रेफर कर देते हैं, ठीक है, सेकेंडरी साइड से रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, रेफर कर देते हैं। तो I2 अपॉन I1 डॉट R2, जब हम सेकेंडरी से यहाँ से इसको रेजिस्टेंस को भेज देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, I2 करंट अपॉन I1 करंट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ये R2। तो यहाँ से I2 अपॉन I1 जो होता है 1 अपॉन के हो जाता है, और ये R2 जो ये ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सेम फॉर्मूला है इसका, ठीक है, बस इसमें X2 लिख लेंगे और इसमें R2 डैश लिखेंगे। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, जब ये यहाँ से X2 जो प्राइमरी साइड के अंदर अब मैंने इसको रेफर कर दिया, तो यहाँ का जो टोटल रिएक्टेंस जो हो जाएगा, यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी साइड क्या हो जाएगा, X01 इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा X1, तो चेंज वैल्यू कौन सी हुई है, X2 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X2 डैश, यहाँ पे आने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी X2 डैश, तो X01 इक्वल टू X1 प्लस X2 डैश। इसी तरह से जब हम प्राइमरी रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे, यानी X1 को हम सेकेंडरी साइड में रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चेंज क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी X1 डैश। तो यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो हो रही है I1, तो ऊपर कौन सी करंट लिखेंगे I1, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी I2, तो नीचे कौन सी करंट लिखेंगे I2, इसका होल स्क्वायर, और रेफर्ड कौन सी वैल्यू कर रहे हैं X1 को कर रहे हैं, तो यहाँ पे X1, ठीक है, जब जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी X1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये सिमिलर कौन सा है, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आप देखिए ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है वो I1 अपॉन I2 होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ से I1 अपॉन I2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है I1 अपॉन I2, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ से कैसे डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे K का होल स्क्वायर आ गया और X1 एज इट इज आ गया। तो यहाँ पर जब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सेकेंडरी साइड में उसको हम डिनोट करेंगे X02 से, तो X02 इक्वल टू ये वाला X2 प्लस ये जो रेफर्ड हुआ है X1 डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमने फाइनल इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा ट्रांसफॉर्मर का, तो वो देखते हैं। देखिए जब हमने सारे R1 को, रेजिस्टेंस को, रिएक्टेंस को, दोनों को जब हमने सेकेंडरी साइड में रेफर किया था, रिपीट कर रही हूँ कि जब हमने रेजिस्टेंस को, रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड पर रेफर किया था, तो सेकेंडरी साइड की जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वो तो एज इट इज रहते हैं, चेंज क्या होता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस चेंज होते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है R1 डैश और रिएक्टेंस क्या हो जाता है X1 डैश, तो ये चेंज होंगे, ठीक है, बाकी R2 और X2 एज इट इज रहेंगे। देखो ये R1 और X2 है, इनको अगर हम इधर भेज देंगे सेकेंडरी साइड में, R1 को इधर भेज देंगे तो R1 डैश हो जाएगा, और X1 को इधर भेज देंगे सेकेंडरी साइड में तो यहाँ पे X1 डैश हो जाएगा, और ये जो है वो एज इट इज रहेंगे, यानी ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था। और अगर इसमें देख रहे हैं इसका जो इक्विवेलेंट टू फाइनल सर्किट है, इसको अगर हम देखें R2 और X2 को, अगर इसको हम प्राइमरी साइड में भेजें, R2 को हमने प्राइमरी साइड में भेज दिया, X2 को हमने प्राइमरी साइड में भेज दिया, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाती है R2 डैश, X2 की वैल्यू क्या हो जाती है X2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R1 और X1 जो है वो एज इट इज है, R2 और X2 जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर चेंज हो जाता है, इधर आते ही ये क्या हो जाएगा R2 डैश एंड X2 डैश, ठीक है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।